नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो थर्ड बुक है। इस बुक से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ऑल चैप्टर के, है ना। इसमें जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से जो भी 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स को हम करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 12th क्लास हिस्ट्री की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे करवाया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है, पूरा सिलेबस लगभग 80 से 90 वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों के सिलेबस के लिए तैयार किया है। उस प्लेलिस्ट को अभी देख सकते हैं आप। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं है ना, 10 मिनट 12 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की वीडियोस है। तो आप आसानी से इन सभी वीडियोस को चाहे तो देख सकते हैं। एक चैप्टर को आपको करने में मुश्किल से ज़्यादा 1 घंटा देना है ना। तो 12 चैप्टर है, यानी कि अगर सभी वीडियोस को आप देखेंगे तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि आप 15 से 20 घंटे में आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं एक बार फिर से। बहुत सारे बच्चों ने पूरा सिलेबस कर रखा है। रिवीजन के लिए भाई वीडियोस का इस्तेमाल करो ना, आप वीडियोस को यूज़ करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त की विशेषता बताइए। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर विरले ही लागू किया गया, इस कथन का परिचय दीजिए। इसमें भी थोड़ा सा आपको इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो और देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो ये बंगाल में टैक्स एकत्रित करने के लिए लागू किया गया था ये बंदोबस्त, और 1793 में लागू किया गया। किसके नेतृत्व में? चार्ल्स कर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे, इनके नेतृत्व में व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में क्या था कि राजस्व की जो रकम थी वो निश्चित कर दी गई थी। मतलब एक निश्चित रकम जो थी वो एक रकम फिक्स कर दी गई जो कि हर जमींदार को अदा करना होता था, मतलब देना होता था। ठीक है, और ज़मींदारों को 400 से 500 गांव दिए गए थे, प्रदान किए गए, और इन सभी गांवों से उनको क्या करना था? टैक्स एकत्रित करना था और आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना था। अगर मान लो जमींदार राशि अदा नहीं करते थे तो उनकी ज़मीन, उनकी संपदा को क्या कर दिया जाता था? नीलाम कर दिया जाता था। तो इस तरीके से टैक्स एकत्रित करने की ये व्यवस्था काम करती थी। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ चीज़ें और भी बता सकते हैं आप। जमींदार जब इस व्यवस्था को लागू किया गया था तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे कि जमींदार टैक्स अदा करने में असफल हो जाते थे, है ना। तो आगे ये पॉइंट्स भी लिख रखा है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, क्यों चूक जाते थे वो, या फिर राजस्व राशि की अदायगी में जमींदारों की असफलता के क्या कारण थे। वो राजस्व की जो रकम जो इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत निश्चित की गई थी उसको क्यों नहीं पे कर पाते थे। तो 4 कारण यहाँ पे बताए हुए, 4 से 5 कारण हम बता सकते हैं। पहला कारण ये था कि राजस्व की मांग बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी कि हम हमेशा के लिए इस बंदोबस्त में क्या कर रहे हैं? राजस्व की रकम को निश्चित कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लो कि 1 लाख रुपए राजस्व की रकम निश्चित की गई है ना, तो अगर 20 वर्ष तक ये व्यवस्था लागू रहेगी या फिर 200 वर्ष तक 1 लाख रुपए ही फिक्स रहने वाले हैं ना, तो इसमें बढ़ोतरी होगी नहीं कटौतरी हो गई, मतलब घटोतरी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था काम कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि भाई मान लो आगे आने वाले समय में किसानों की उपज बढ़ती है, जमींदारों को भी फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही राजस्व की रकम को बहुत ही ऊंचा उठा के रख दिया था, है ना, ऊंचा उठा दिया। उपज की कीमतें बहुत ही कम थी। मतलब ये व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी, यानी कि 1790 का दशक था ये, है ना, जब ये व्यवस्था लागू की गई। लेकिन उस समय किसानों की उपज की कीमत बहुत कम थी। अब किसानों की उपज की कीमत कम होने का नुकसान ये था कि जमींदारों को किसानों से कर नहीं मिल पा रहा था। जब जमींदार खुद किसानों से टैक्स नहीं ले पा रहे थे तो फिर आगे वो कंपनी को कैसे पे कर सकते थे, है ना। तो ये एक समस्या हो गई। राजस्व का असमान होना, भैया राजस्व जो था ना वो असमान था, है ना। फसल खराब हो चाहे अच्छा हो वो आपको देना पड़ेगा। सूर्यास्त विधि लागू की गई थी जिसमें क्या था कि निश्चित तिथि को सूर्य अस्त होने से पहले टैक्स मतलब राजस्व देना होता था। नहीं देंगे तो जमींदारों की ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। तो ये की पॉइंट ये बता सकते हैं। जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया था भाई। अब जब ये व्यवस्था लागू हुआ ना तो इससे क्या हुआ कि व्यवस्था लागू करने के साथ ही अंग्रेज़ों ने देखा कि जमींदार बहुत पावरफुल है, उनकी शक्ति को कम करना चाहिए, और उन्होंने किया भी। जमींदारों के जो किले थे वो ध्वस्त कर दिए, उनकी सैनिक टुकड़ियाँ बर्खास्त कर दी, है ना। उनसे बहुत सारी उनके पावर थे उनसे छीन लिए थे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जमींदारों के पास पावर नहीं था और पावर ना होने की वजह से भी वो किसानों से सही से टैक्स नहीं वसूल पाते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई
गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब जोतदार जो थे वो जमींदारों से शक्तिशाली होते थे गांव में, कैसे? या फिर ग्रामीण बंगाल में जोतदार एक ताकतवर हस्ती थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो जोतदारों के बारे में बताना है, जोतदार इतने शक्तिशाली क्यों हो गए थे। तो सबसे पहली बात देखो, जोतदार होते कौन थे? धनी किसानों के समूह को हम क्या बोलते हैं? जोतदार बोलते हैं। अब इनके ज़मीन को बटाईदार जोतते थे। भाई बटाईदार खुद मेहनत कर रहे हैं, है ना, खुद हल लेकर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, और उपज का आधा भाग किसको दे जा रहे हैं? जोतदारों को। तो बिना मेहनत किए किए इनको क्या मिल रहा है? मतलब फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। जोतदार जमींदारों के विपरीत गाँव में रहते थे, और जमींदार जो होते थे वो शहरों में रहते थे। अब देखो, जोतदारों का गांव में रहने से फ़ायदा क्या होता था कि वो गांव वालों पर ना सीधा नियंत्रण बना के रखते थे, गांव के लोग पर सीधा नियंत्रण होता था। जमींदार शहरों में रह रहे तो भाई उनका नियंत्रण उतना अच्छा नहीं था गांव वालों पर, है ना। स्थानीय व्यापार और स्थानीय साहूकार के जो कारोबार थे उस पर भी नियंत्रण इन्होंने जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे होते थे ना भाई, अमीर लोग थे ये। तो ये साहूकार के जो कारोबार थे, पैसे लोगों देना, है ना, उनसे ब्याज वसूलना, ये सब काम साहूकारों के जो भी काम थे वो जोतदारों ने करना शुरू कर दिया, और इससे भी उनको बेनिफिट मिला। जमींदार द्वारा लगाए जाने वाले लगान को मतलब जमींदार जब लगाए हुए लगान को बढ़ाता था ना, तो जोतदार उसका विरोध करते थे और किसानों को लगान देने से मना कर देते थे कि भाई, किसानों को बोल दिया कि भाई तुम जमींदार को लगान टैक्स मत दो, ठीक है। तो इससे भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है कि कितने शक्तिशाली थे वो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। थोड़ा सा पांचवी रिपोर्ट के बारे में भाई ज़रूर कर लेना। ये पांचवी रिपोर्ट क्या है? देखिए, पांचवी रिपोर्ट की बात करें तो ये उन रिपोर्टों में से पांचवी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप और उसके प्रशासन के विषय में तैयार की गई थी। यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे क्रियाकलाप चला रही है, उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसे चल रही है, उसको लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। पांचवी रिपोर्ट थी ये, है ना, उनमें से। मतलब हर वर्ष एक रिपोर्ट तैयार की जाती थी, और ये वो पांचवी रिपोर्ट थी। ये इसकी बात करें तो ये 1813 में ब्रिटेन के संसद में पेश की गई थी, और गंभीर वाद विवाद का कारण भी बना था। ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बहस हुआ था। अब देखिए, इसको 1002 पृष्ठों में लिखा गया था, ठीक है। अब लिखने का उद्देश्य क्या था? तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप की जानकारी देना, ये एक मकसद था लिखने का। भारत और चीन के जो भी व्यापार हो रहे हैं ना, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए ये लिखा गया था। इसके अलावा भारत और चीन के व्यापार में ब्रिटेन के व्यापारियों को हिस्सेदारी देना, मतलब हिस्सेदारी दिलाना कहेंगे, दिलाने के लिए भी ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। क्योंकि भारत और चाइना के साथ जो भी व्यापार ब्रिटेन का हो रहा था ना, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिला हुआ था। ये बात आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए, राजमहल के पहाड़िया लोगों की जीवन की विशेषता, या पहाड़िया लोग कौन थे, उनके जीवन की विशेषता भाई आसान है, और ज़्यादातर बच्चों को आता भी होगा, कर लेना आप लोग इसको भी, ठीक है। हाँ, दामिन ई कोह की हम बात कर लेते हैं। दामिन ई कोह का अर्थ बताइए तथा संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, संताल विद्रोह के बारे में। संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था, दामिन ई कोह क्या था, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। देखिए, राजमहल का जो आपका ये पहाड़ी इलाका था, आपको पता है राजमहल के पहाड़ी इलाके में कौन रहते थे भाई? पहाड़िया लोग रहते थे, ठीक है, जो झूम खेती वगैरह करते थे, कुदाल का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए। तो बाद में क्या होता है ना कि इसका जो राजमहल, क्योंकि वो पहाड़िया लोग जो थे ना, वो अभद्र व्यवहार करते थे, वो सभ्य नहीं माने जाते थे, अंग्रेजों के नज़रिए से वो सभ्य नहीं थे। तो अंग्रेजों को कुछ सभ्य लोग चाहिए थे जो कि थे संथाल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 1832 में राजमहल का पहाड़ी का जो ये नीचे वाला एरिया था ना, इसको संथालों की भूमि घोषित कर दी, है ना। इसी को हमने क्या बोला, दामिन ई को बोला, और यहीं पे उनको रह के हल चला के खेती करनी थी, क्योंकि संथाल जो थे वो खेती करने के लिए हलों का इस्तेमाल करते थे। तो ये अंग्रेज़ों ने, जमींदारों ने मिलके इनको बसाया था। लेकिन धीरे धीरे संथालों ने भी क्या किया, अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। बहुत सारे रीज़न यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि संथालों ने जिस ज़मीन को ना साफ करके खेती करना शुरू किया, वो उनके हाथों से धीरे धीरे निकलता जा रहा था। संथालों ने जिस ज़मीन को साफ करके खेती शुरू की थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर बहुत ज़्यादा कर लगाती थी। साहूकार जो लोग थे वो ऊंचा ब्याज लेते थे उनसे, बहुत ज़्यादा ब्याज, और कर्ज अदा नहीं करते थे तो उनके ज़मीन पर ही कब्जा कर लेते थे। ज़मींदार लोग ना दामिन वाले इलाके पे, जो दामिन ई कोह वाला इलाका था,
उस पर अपने नियंत्रण का दावा करते थे। तो ये भी उनकी नाराज़गी का एक कारण था। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह का डेट क्या है, 1555 से लेके 56 के बीच में आपका संताल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कर ले। रैयतवारी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं। रैयतवारी बंदोबस्त, देखो क्वेश्चन आ सकता है रैयतवारी बंदोबस्त और जो इस्तमारी बंदोबस्त था उसमें क्या अंतर था, है ना। तो बम्बई दक्कन में देखो दो तरीके से क्वेश्चन रैयतवारी बंदोबस्त से आएगा। बम्बई दक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की गई, इसकी क्या विशेषताएं थी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि रैयतवारी बंदोबस्त क्या था, रैयतों ने हिंसक रूप क्यों लिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए थोड़ा सा आप मतलब दूसरे वाले में थोड़ी सी चीज़ें आप अलग से ऐड कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोनों में रैयतवारी बंदोबस्त तो भाई बताना ही बताना है। तो देखिए बम्बई दक्कन में रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये भू राजस्व एकत्रित करने की एक व्यवस्था थी, है ना। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि भाई राजस्व की जो राशि थी वो सीधे किसानों के साथ तय किया गया, सीधे रैयत के साथ तय किया गया था, इसीलिए इसको हम रैयतवारी बंदोबस्त बोलते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के जो भूमि से होने वाली जो औसतन आय थी उसका अनुमान लगाया गया कि भाई ज़मीन से कितनी इनकम होती है किसानों की, उसके बारे में जानकारी जुटाया गया। रैयतों का राजस्व क्षमता करने की मतलब राजस्व चुकाने की जो क्षमता है उसका भी आंकलन किया गया। और उसके अनुपात में फिर कर का निर्धारण किया गया कि भाई हाँ किसान कितना टैक्स दे सकता है। 30 वर्ष बाद क्या होता था, फिर से ज़मीन का सर्वेक्षण होता था और राजस्व की रकम बढ़ा दी जाती थी, है ना। इसलिए राजस्व की मांग चिर स्थिर थी, मतलब चिर स्थायी, मतलब वो कोई एक फिक्स रकम नहीं थी, बढ़ती रहती थी वो। रैयतों ने हिंसक रूप क्यों लिया, तो भाई रैयतवारी बंदोबस्त के कारण क्या हुआ, किसानों का शोषण होता था। आपको पता है भूमि कर इतना अधिक था कि कर चुका पाना किसानों के लिए असंभव था। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी वहाँ और गंभीर समस्या थी। जिस वर्ष वर्षा नहीं होती थी तो फसल खराब हो जाते थे, किसानों को उस समय भी लगान देना पड़ता था, है ना। तो ये सारे कारण थे जिससे कि किसान नाखुश थे, उन्होंने हिंसक रूप लिया था और दक्कन में दंगा भी हुआ था, है ना। वैसे कपास वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान भारत में आई कपास की तेजी के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, यहाँ पे आंसर नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको खुद समझा देता हूँ। देखिए 1861 में क्या होता है, अमेरिका में गृह युद्ध हो जाता है, ठीक है। अब उससे पहले क्या था कि ब्रिटेन में जितना भी कपास आता था उसमें से ज़्यादातर अमेरिका से आता था, ठीक है। लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध हो गया ना, तो गृह युद्ध के बाद सारे कपास जो है वो उन्होंने क्या किया, भारत से मंगाना शुरू कर दिया। अब इस सूरत में क्या हुआ, जो हमारे देश के जो व्यापारी थे उनको बहुत पैसे दिए गए, व्यापारियों ने भारत के साहूकारों को पैसे दिए, साहूकारों ने किसानों को पैसे दिए, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पे। तो इस समय क्या हुआ, किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई और कपास की खेती उन्होंने करनी शुरू कर दी। लेकिन जल्दी ही 1865 में क्या हुआ, ये गृह युद्ध खत्म हो गया और किसानों की स्थिति फिर बद से बदतर हो गई, क्योंकि उन्होंने कपास में जब तेजी आई थी उस समय जो उन्होंने पैसे उधार लिए थे किससे, साहूकारों से, वो उन्होंने वापस मांगना स्टार्ट कर दिया और उस पर ब्याज दर भी बढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी तरीके से कहानी यहाँ पे पूरा बता रखी है। आप थोड़ा सा परिसीमन कानून बच्चों को मालूम नहीं होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2018 के बोर्ड में आया था भाई, जब मैंने बोर्ड दिया था तब इसमें परिसीमन कानून पूछा गया था। देखिए परिसीमन कानून क्या है, परिसीमन कानून की अगर हम बात करें तो ये कानून 1859 में लागू किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, है ना। इस कानून में क्या था कि टैक्स की रकम को ना सीमित की गई थी, और टैक्स कह रहा हूँ ब्याज, जो ब्याज की रकम थी उसको सीमित करने के लिए कानून लागू किया गया था, इसीलिए इसको परिसीमन कानून बोलते हैं। इसमें कहा गया कि ऋणदाता रैयत के बीच जो हस्तांतरित जो भी ऋण पत्र है वो केवल 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यानी कि कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी ऋण पत्र पे किसानों ने क्या किया, किसानों जब किसान साहूकार से कोई ऋण लेते थे तो एक ऋण पत्र उनसे क्या करवाया जाता था, हस्ताक्षर करवाया जाता था। तो ये ऋण पत्र 3 वर्ष तक ही मान्य रहने वाले थे। उसके बाद जो पैसे उन्होंने लिए थे साहूकार से उस पर वो ब्याज साहूकार नहीं लगा सकते थे, ऐसा था ये व्यवस्था। लेकिन इसको भी क्या किया, जो आपके मतलब
जो हमारे देश के जो साहूकार थे घुमा फिराकर अपने पक्ष में कर लिया। वो क्या करते थे, हर 3 वर्ष बाद एक नया बंध पत्र या ऋण पत्र किसानों से हस्ताक्षर करवा लेते थे, और जो नया जो भी ये बॉन्ड्स हस्ताक्षर किया है किसानों ने, उस पर मूलधन जो था उसको भी जो शामिल किया, और जो ब्याज की जो रकम थी उसको भी शामिल कर लिया, और फिर उसको टोटल करके मूलधन बना दिया। मान लो कि 100 रुपये का ब्याज है, मतलब 100 रुपये उन्होंने पैसे उधार लिए, ये 100 रुपये क्या है, मूलधन, और इस पर मान लो कि 2,000 का ब्याज लगा। तो 3 वर्ष बाद क्या करते थे वो, नया जब ऋण पत्र हस्ताक्षर करवाते थे तो इन दोनों को प्लस करके क्या कर दिया, इसको मूलधन बना दिया, यानी कि 2100 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब इस पर फिर नए सिरे से ब्याज लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपका परिसीमन कानून। बस इसमें से आप ये क्वेश्चंस कर ले, काफ़ी है। बाकी भाई देखो, करने को तो मैं यही कहूँगा कि आपको सारी चीज़ें करके जाना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ वही मत करके जाओ। आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी। बाकी अभी मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ कि हाँ भाई ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको आप ज़रूर से ज़रूर देख कर जाना। ठीक है, इनको आप मिस मत करना भाई, इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम 11वें चैप्टर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप विद्रोह के कारण क्या थे, इन किन कारणों से ये विद्रोह शुरू हुआ था, वो वाला टॉपिक आप जरूर, मतलब ये वाला टॉपिक आप जरूर करके जाए। जिसमें से राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण में आपका अंग्रेज़ों की हड़प की नीति थी, जिसमें वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, है ना। लॉर्ड डलहौजी है आपका, लॉर्ड वेलेस्ली है, उनकी जो विस्तारवादी नीति थी, उसने क्या किया था, भारतीय शासकों के राज्य को छीन लिया था, है ना। अंग्रेज सरकार ने दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया था और बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, दत्तकता मतलब होता है गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनाना, ये दत्तकता था। दत्तक मतलब होता है एक तरीके से गोद लिया हुआ पुत्र, ऐसे आप समझ लिए। ठीक, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने अवैध घोषित कर दिया था। अंग्रेज़ों का अत्याचार काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। कुछ धार्मिक कारण भी थे, जैसे कि जो हमारे ईसाई मिशनरी थे वो क्या कर रहे थे, हम भारतीय लोगों को लालच देकर ईसाई बना रहे थे। ठीक है, ईसाई धर्म को स्वीकारने वालों को सरकारी नौकरियां दे रहे थे। अंग्रेज सरकार ने भारतीय सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी लगे जो कारतूस है उसका इस्तेमाल करने के लिए बोला था। तो ये सब धार्मिक कारण थे विद्रोह का शुरू होने का। सामाजिक कारण में अंग्रेजों ने क्या किया था भाई, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा पर रोक लगा दी थी, जो कि हमारे देश की कहीं ना कहीं बहुत पुरानी परंपरा थी, है ना। अंग्रेजी शिक्षा के आने से भारतीयों की रुचि परंपरागत शिक्षा प्रणाली से घटने लगी थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को बहुत महत्व दे रहे थे अंग्रेजी लोग। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, उनसे अपमानजनक व्यवहार करते थे। भारतीय लोगों के साथ आपको पता है भाई, मारपीट, टैक्स नहीं दे रहे तो किसानों को मार दिया, मजदूरों को मार दिया, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी। कुछ आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण में भाई अंग्रेज़ों ने जागीरदारों की ज़मीनें छीन ली थी। ठीक है, ज़मीनों को नीलाम करवा दिया। भू राजस्व बंदोबस्त उन्होंने जो लागू किया वो भी बहुत ही घटिया किस्म की थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ बने माल की खपत हेतु भारत पर कब्जा किया था। उसने उनका व्यापार तो फला फूला, लेकिन हमारे देश की जो हस्तकला उद्योग थी, है ना, वो बिल्कुल चौपट हो गई थी। भारत के जो शिल्पकार थे उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, शिक्षित भारतीयों को अंग्रेज़ों के समान ऊंचे पद तथा सम्मान नहीं दिया जाता था। जो कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोग थे उनको उतना ऊंचा पद नहीं मिलता था जितना कि ब्रिटेन के लोगों को मिल जाता था। ठीक है, भारत के आर्थिक शोषण ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया था। तो ये सारे पॉइंट आप आर्थिक कारण में लिख सकते हैं। सैनिक कारण में तो बहुत सारे पॉइंट है भाई, जैसे कि सेना में अंग्रेज सैनिक तथा भारतीय सैनिकों के बीच क्या होता था, भेदभाव होता था। भारतीय सैनिकों को निम्न पद दिए जाते थे, ऊंचे पद तक उनका प्रमोशन नहीं हो पाता था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था, है ना। भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम देते थे। उन्हें जानबूझकर चर्बी लगे कारतूस प्रयोग करने के लिए बोला था। तो ये सारे पॉइंट सैनिक कारण में आप बता देंगे। तत्कालीन कारण भाई अलग से आ सकता है क्वेश्चन। तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण था जो आपका जो एनफील्ड राइफल मंगाया गया था उसमें कारतूसों का इस्तेमाल होता था। उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म क्या करने वाला था, भ्रष्ट करने वाला था। और भारतीय लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करके उनको ईसाई बनाना चाहते हैं, और इस कारणवश ये विद्रोह शुरू हुआ था। ये इसका मेन कारण था। ठीक है, अब बात कर रहे थे 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों का कितना योगदान था,
है ना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तरह तरह की अफवाह और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को विद्रोह के लिए उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। 1857 के क्रांति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन सी अफवाहें और भविष्यवाणियाँ फैली और लोग उन पर विश्वास क्यों करते थे। मतलब ये क्वेश्चन ना, जैसे ऊपर वाला है तो भाई सिर्फ अफवाह और भविष्यवाणियों के बारे में पूछा है, लेकिन अथवा में ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना भाई, इसमें अफवाह और भविष्यवाणियाँ भी पूछी है और उस पर विश्वास क्यों करते थे लोग, ये भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपके 8 नंबर में आ सकते हैं, 8 नंबर के लिए, और ऊपर वाला क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो देखिए अफवाह और भविष्यवाणियों की बात कर ले तो सबसे पहले कारतूस वाली घटना सबको मालूम है भाई, कुछ बताने की खास जरूरत नहीं है। एनफील्ड राइफल में कारतूस का इस्तेमाल होता था, उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। इससे दोनों ही धर्म, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म क्या हो जाने वाले थे, धर्म के लोग भ्रष्ट हो जाने वाले थे, है ना। आटे वाली घटना यार, मार्केट में जो आटा बिक रहा था ना, उसमें गाय और सूअर का जो हड्डी का चूरा है वो मिला के बेच रहे थे, ऐसी अफवाह फैली थी। ठीक है, प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये एक भविष्यवाणी थी कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद यानी कि 23 जून 1857 को भारत क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो इस कारण भी ये विद्रोह हुआ था। और एक चपाती वाली रिपोर्ट है कि भाई एक गांव में एक व्यक्ति आता था, गांव के चौकीदार को एक चपाती देता था, फिर 5 और चपाती बनाकर उसको आगे गांव में पहुंचाने का आदेश देता था। अब इसके बारे में ज़्यादा कोई हमारे को मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन हाँ अनुमान ये है कि भाई विद्रोह होने वाला था, विद्रोह की योजना बनाई जा रही थी, या फिर ये 5 की संख्या कोई सूचना रहा होगा, कोई कोड रहा होगा, कुछ भी अनुमान है। ठीक है, तो ये है। अब लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे, बहुत सारे कारण हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1820 के दशक से अंग्रेजों ने क्या किया था ना, भारतीय समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी नीतियाँ अपनानी शुरू कर दी, और इस कारण उन्होंने क्या किया, समाज को सुधारा और लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ भाई अंग्रेज ऐसे कदम, गलत कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अफवाहें जो फैली थी, ये जो भविष्यवाणियाँ फैली थी, उनके ऊपर विश्वास करने के ये 4-5 पॉइंट आप बता सकते हैं, 4-5 कारण आप बता सकते हो। जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कॉलेज खुलवा दिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा दी, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 1829 में विधवा विवाह को भी मंजूरी दे दी, जो कि भारत में पहले मंजूरी नहीं थी, है ना। दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया और सतारा, झांसी जैसे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, दत्तकता को अवैध घोषित करके। तो ये सारे कारण यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिससे लोग अफवाहों में विश्वास करते थे। सहायक संधि का भाई क्वेश्चन करके जाना 3 नंबर के लिए, भाई ये इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि वाला 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि क्या था, सहायक संधि का जो मॉडल था वो लॉर्ड वेलेजली ने तैयार किया था 1798 में। ठीक है, और इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी कि भाई भारतीय सैनिक और भारतीय शासक क्या करेंगे, अपनी सैनिक टुकड़ियों को समाप्त कर देंगे, इनके साम्राज्य में ब्रिटिश सेना क्या रहेगी, तैनात रहेगी, और भारतीय शासक अपनी इच्छा से युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, युद्ध नहीं लड़ सकते थे। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा एक चाल था सहायक संधि, जिससे कि भारतीय राजाओं को क्या कर दिया, कमज़ोर बना दिया, बेबस कर दिया, लाचार कर दिया। अठारह के विद्रोह में एकता की स्थापना कैसे की गई, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। एकता की स्थापना किस प्रकार हुई, या विद्रोह के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। तो देखिए, एकता स्थापित करने के लिए घोषणा पत्र जारी किए जाते थे। बहुत सारे घोषणा पत्र विद्रोहियों ने जारी किए। इन घोषणा पत्रों में सभी लोगों से आह्वान किया गया, आह्वान मतलब अपील, कि भाई आप सभी बिना धर्म, बिना जाति के भेद किए आप सभी इस विद्रोह में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। ठीक है, हम दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि कुछ घोषणा पत्र मुस्लिम नवाबों और राजकुमारों ने जारी किए थे, लेकिन इन घोषणा पत्रों में हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा जो 1857 का विद्रोह का जो युद्ध था, इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी का नफ़ा नुकसान क्या होने वाला था, एक बराबर होने वाला था। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बहादुर शाह जफर ने भी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को महावीर और मोहम्मद की दुहाई देते हुए लोगों से अपील की थी कि वो इस विद्रोह में शामिल हो। ठीक है, विद्रोह के दौरान एकता को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चला था। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को भड़काने के लिए बरेली में क्या हुआ, 50,000 रुपये उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही थी। ठीक है, विद्रोह में एकता की स्थापना हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा वो है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए
क्या कदम उठाए थे अंग्रेज़ों ने, ठीक है, अंग्रेज़ों ने कैसे इस विद्रोह को कुचला, या फिर 1857 के विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया। दमन मतलब वही बात होता है, ख़त्म कैसे किया अंग्रेज़ों ने। तो देखिए अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म करने के लिए मार्शल लॉ का इस्तेमाल किया था। इसमें क्या था कि छोटे मोटे जो ब्रिटिश सिपाही थे या जो आम ब्रिटिश नागरिक थे उनको भी ये अधिकार था कि अगर किसी व्यक्ति को वो शक हो जाए कि भाई हाँ कोई भारतीय व्यक्ति विद्रोह में शामिल है तो उसको एक ही सज़ा दी जाएगी, सजाए मौत, ठीक है, मृत्यु दंड का प्रावधान इसमें किया गया था, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन से उन्होंने क्या किया था भाई, ब्रिटेन से उन्होंने नई सैनिक टुकड़ियाँ मंगवाई थी ताकि सेना की जो कमी थी उसकी पूर्ति हो सके। इसके अलावा दिल्ली पर उन्होंने क्या किया था, दो तरफा हमला किया था। एक हमला कलकत्ता से था, दूसरा हमला पंजाब से था और दिल्ली को उन्होंने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा जमींदारों का भी इस्तेमाल किया था, जमींदारों को लालच दिया था कि भाई तुम लोग इस विद्रोह को ख़त्म करने में ना हमारा साथ दो, हम तुम्हें तुम्हारी ज़मीनें वापस कर देंगे। बहुत सारे ज़मींदारों ने साथ दिया था, है ना, तो उनको इनाम दिया गया, लेकिन कुछ ने साथ नहीं दिया तो वो उनको मार दिया गया। बहुत सारे ज़मींदार कहाँ भाग गए थे, नेपाल, और वहाँ पे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें से बताएंगे। अब हम महात्मा गांधी जी वाले चैप्टर में आ जाते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी वाले चैप्टर से जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो असहयोग आंदोलन, देखो 3 आंदोलन आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में पूरा पढ़ लेना आप। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जगह पे आप नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों में से भाई एक आंदोलन 8 नंबर में आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन जो था ना 1920 से 22 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपील किया था कि भाई हमें अंग्रेज़ों के ना किसी काम में सहयोग नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, असहयोग आंदोलन। कारण क्या थी भाई इस आंदोलन को चलाने का, तो रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट। वैसे यहाँ पे डेट अगर बात करें तो 1919 की जगह पे आप 18 लिख दे तो भी चलेगा, क्योंकि 18 प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 18 में लागू कर दिया गया था। इसको हम काला कानून भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या था कि भाई शक के आधार पे जेल में पकड़ के डाल देते थे लोगों को। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें 400 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने ये हमला मतलब करवाया था, और जो कि जलियांवाला बाग में कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, है ना। 13 अप्रैल 1919 की बात है। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। पंजाब के लोगों द्वारा इनाम की मांग की गई थी। क्यों भाई, क्यों इनाम की मांग कर रहे थे, क्योंकि इनाम की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि पंजाब के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था इसलिए, लेकिन उनको रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया बिना किसी कारणवश, क्योंकि वो पंजाब जा रहे थे। अब लोगों को लगा कि भाई ये महात्मा गांधी मतलब अंग्रेज़ों को लगा कि भाई महात्मा गांधी कोई आंदोलन करने जा रहे हैं, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो ये 4 कारण थे जिससे कि ये आपका आंदोलन शुरू हुआ था। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को ना असहयोग आंदोलन को खिलाफत के साथ मिला दिया था। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि हिंदू मुस्लिम क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा चल रहा था और असहयोग में आपको मालूम है कि ज़्यादातर हिंदू थे। तो उन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम एक करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। देखो असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम जरूर लिखना। इस आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, तो वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया था। छात्रों ने, क्योंकि महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी ना कि भाई आप अंग्रेजों के किसी काम में सहयोग मत करो, तो उन्होंने सारे लोगों ने साथ भी दिया। वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया। छात्र जो थे उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। मजदूर हड़ताल पे चले गए। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। वन्य कानूनों का उल्लंघन किया गया। तो ये सारे इसके कार्यक्रम थे। अब वापस क्यों लिया गया भाई इस आंदोलन को, तो आपको पता है 1922 में चौरी चौरा में क्या हो गया, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया किसानों ने, है ना। इस अग्निकांड में लगभग 22 पुलिस वाले मारे गए थे और इस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने फ़ौरन इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता दो। उन्नीस सौ 22 तक महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे बदल दिया, ठीक है, या 1922 तक महात्मा गांधी एक नेता बन गए, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो देखिए 1922 तक ना महात्मा गांधी ने वास्तव में जो हमारे देश में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, देश को आज़ादी दिलाने का जो आंदोलन चल रहा था, उसको बदल दिया था। कैसे बदल दिया, तो भाई अब ना ये आंदोलन हज़ारों की संख्या में किसान, मजदूर और आम लोगों का आंदोलन हो गया था।
पहले क्या था कि बुद्धिजीवी, अमीर लोग, वकील, वही इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, गरीब लोग भी इस आंदोलन में जुड़ने लग गए थे। ठीक है। गांधी जी के प्रति वो व्यक्ति सब क्या करते थे, आदर व्यक्त करते थे और उन्हें महात्मा कहने लगे थे, है ना। महात्मा गांधी आम लोगों की तरह ही वस्त्र पहनते थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे, उन्हीं की तरह रहते थे, है ना। अन्य राष्ट्रवादी नेता जहाँ पश्चिमी शैली के सूट बूट पहनकर लोगों के सामने आते थे, महात्मा गांधी साधारण धोती में आते थे, बिल्कुल साधारण धोती में। दिन का कुछ समय चरखा चलाने में बिता देते थे और बाकी अन्य राष्ट्रवादियों को भी बोलते, राष्ट्रवादी नेताओं को बोलते थे कि आप लोग भी चरखा चलाएं। ठीक है, क्योंकि चरखा बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता था। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ, महात्मा गांधी ने वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर ली। एक क्वेश्चन है कि गांधी जी जितने समाज सुधारक थे उतने ही वे राजनीतिज्ञ भी थे, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल दोनों ही, मतलब उनके अंदर दोनों ही गुण था, वो समाज सुधारक भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। अब देखिए समाज सुधारक के रूप में महात्मा गांधी कैसे थे, तो उन्होंने समाज में जो बुराइयां थी ना उसको दूर किया, उसका विरोध किया। गांधी जी ने अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवाओं की दर्जा, है ना, मतलब जो दुर्दशा आदि मुद्दों पर उन्होंने क्या किया, विचार रखे, इनको स्थिति को सुधारने की भी कोशिश की। गांधी जी ने रूढ़िवादी परंपरा तथा अंधविश्वास जो लोगों के बीच में मौजूद थे उसका भी विरोध किया। इसी प्रकार उन्होंने समाज सुधार हेतु अपना योगदान दिया था, तो इसलिए वो क्या हो गए, समाज सुधारक भी हो गए। गांधी जी राजनीतिज्ञ भी थी, है ना। तो गांधी जी केवल दार्शनिक अथवा सिद्धांतिक विचारक ही नहीं बल्कि एक कर्मयोगी और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी थे, है ना। इसके अलावा उन्होंने आम जनता को सत्याग्रह द्वारा सत्य की जीत का मंत्र दिया। यानी कि अगर आपका रास्ता बिल्कुल सत्य हो, आपकी मंजिल मतलब आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, कहने का मतलब है कि आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो भाई आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा कुछ कहने का मतलब है। गांधी जी ने अपनी राजनीतिक कुशलता के द्वारा किसानों, मजदूरों, विभिन्न राज्यों के बीच अपना स्थान बना लिया था, मतलब सभी को एकजुट किया। आप मान लो कि यार कोई लीडर, कोई नेता होता है तो वो सही में सभी लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है, अपने वादों से कर लेता है, तो वो एक तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था, है ना। नमक कानून के बारे में आपको बताना है यहाँ पे कि भाई नमक कानून एक ऐसा कानून था जिसके माध्यम से नमक के उत्पादन और विक्रय पे राज्य को एकाधिकार मिला हुआ था। मतलब जितना भी नमक बनेगा वो राज्य ही बनाएगी, मतलब सरकार बनाएगी, ब्रिटिश सरकार, और बेचने का अधिकार भी उसी को होगा, है ना। नमक जो है वो सबसे घृणित कानूनों में से एक था, क्योंकि नमक जो है हर घर की ज़रूरत होती है ना। बिना नमक के आपके घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेगी। तो नमक कानून के कारण भारतीयों को दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदना पड़ता था। ठीक है, नमक पर राज्य का एक अधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था और लोगों को इससे गुस्सा भी आ रहा था। तो नमक उत्पादन पर सरकार के एक अधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलतापूर्वक उपलब्ध ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया था। मतलब कहने का ये कि एक मिनट में आपको समझाता हूँ इस पॉइंट को। मतलब कहने का ये कि नमक लोगों को आसानी से मिल सकता था, है ना, लेकिन नमक कानून की वजह से लोगों को नमक से वंचित रखा जा रहा था और ऊंचे दाम पे नमक लोगों को मिल रहा था। ठीक है, तो आपको पता है कि नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से उन्होंने चलना शुरू किया था और डांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, नमक मतलब बना के एक मुट्ठी नमक उठा के समुद्र किनारे में, और उसके बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद नमक यात्रा किन 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। नमक यात्रा का महत्व क्या रहा। ठीक है, तो देखिए नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, है ना। और उसके बाद वो कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पे 3 दिन लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 3 हफ्ता, है ना, 3 हफ्ते तक उन्होंने यात्रा की थी और डांडी पहुँचे थे। और उसके बाद मुट्ठी भर नमक उठा के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था।
तो ये घटना 3 कारणों से बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय थी। सबसे पहले तो भाई यही वो घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया के नज़रों में आ गए थे, क्योंकि इस घटना का यूरोप और अमेरिका के प्रेस ने व्यापक कवरेज दिया था। और इस घटना मतलब नमक सत्याग्रह में ही जो महिलाएं थी, औरतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, है ना। इसके अलावा अंग्रेज़ों को पहली बार, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि नमक यात्रा के कारण अंग्रेज़ों को पहली बार यह एहसास हुआ था कि वो भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे और भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें बता सकते हैं। हाँ, एक भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप जरूर कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार चलाया गया, अथवा ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से एक जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को एक जन आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, सफलता यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, फिर से माफ़ी चाहूँगा। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद इसको शुरू किया गया था और आंदोलन शुरू होने के तुरंत बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु इसमें हजारों संख्या में आम लोगों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया था। भारत के युवा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल किया, तोड़फोड़ की कार्यवाही के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। जयप्रकाश नारायण जो कि समाजवादी नेता थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें, है ना। सतारा, मेदिनीपुर जैसे इलाकों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर ली गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। युवाओं ने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता भी अपनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। ये आपका चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन है। ठीक है, तो संविधान सभा का जो गठन है वो हमारे संविधान सभा के गठन के जो सदस्य है उसका जो चुनाव है ना, वो 1946 में क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हुए थे भारत में, उसी के आधार पे, उसी चुनाव के आधार पे किया गया था। संविधान सभा में भारत के ब्रिटिश प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के अतिरिक्त रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, मतलब जो रजवाड़े थे ना उसके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। उन्होंने इसलिए उन्हें शामिल किया गया था क्योंकि ये रियायत भी एक एक करके भारतीय संघ में शामिल हो चुके थे। ठीक है, तो उनके जो लोग थे, उनके जो सदस्य थे, उनको भी शामिल किया गया था संविधान सभा में। मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रतापूर्वक संविधान सभा का क्या किया था, बहिष्कार किया। ठीक है, उसको मतलब क्योंकि भाई उनको अलग देश चाहिए था, अलग संविधान की वो मांग कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर देखिए तो पूरे जो 82% जो सदस्य थे ना वो किस पार्टी से थे, वो सब कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या था, दबदबा था। कांग्रेस पार्टी के ही ज़्यादातर नेता थे, अलग अलग विचारधारा वाले नेता थे, निराशावादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और अलग अलग हिंदू महासभा के सदस्य थे। तो अलग अलग मतलब विचारधारा वाले लोग इसमें शामिल थे संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, संविधान सभा में हमारे विधि निर्माताओं को परस्पर विरोधी हितों पर विचार करना पड़ा, इस कथन में कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, मतलब संविधान सभा में जो भी चर्चाएं हुई उसमें ना जो विधि निर्माता थे उनको कई जो विरोधी हित थे उन पर विचार करना पड़ा, कई ऐसे मुद्दे पर उनको विचार करना पड़ा जिसका विरोध हो रहा था। ठीक है, अथवा में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित थी। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा में जितनी भी चर्चाएं होती थी ना वो कहीं ना कहीं लोगों की इच्छाओं का ध्यान में रख के ही किया जाता था। मान लो कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनकी डिमांड होती थी कि भाई उनके लिए आरक्षण मिले, तो अंबेडकर जी उनके पक्ष में बोलते थे। ठीक है, या फिर हिंदी भाषा की बात करें तो आर.वी. धुलेकर जो थे हिंदी भाषा के सपोर्ट में बोलते थे। तो इस तरीके से सामूहिक सहभागिता का भाव पैदा करने के लिए संविधान सभा में जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। इस संबंध में सभा के सैकड़ों सुझाव मिले, जिनमें कुछ नमूनों को देखने से पता चलता है कि हमारे विधि निर्माताओं को कितने परस्पर विरोधी हितों पर विचार करना पड़ा था। ठीक है, अब देखिए ऑल इंडिया आपका वर्ण श्रम स्वराज संगठन ने आग्रह किया कि संविधान प्राचीन हिंदू कृतियों में वर्णित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, है ना, जो बूचर खाने हैं उसको बंद किया जाए। इसी तरीके से जो निचली जाति समूह से जो लोग थे उनकी मांग क्या थी कि भाई विधायिका में, सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण मिले,
है ना। इसके अलावा जो भाषाई अल्पसंख्यक थे उनकी मांग ये थी कि मातृभाषा जो कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसको महत्व मिले, या फिर जो कोई क्षेत्रीय इलाके से आ रहे हैं तो उनको अपनी क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाए, ठीक है। धार्मिक अल्पसंख्यकों ने भी ये मांग की थी कि भाई उनके धर्म की रक्षा की जाए। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। उद्देश्य प्रस्ताव वाला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त उन आदर्शों की व्याख्या कीजिए जिनको भारत के संविधान का निर्माण करते समय ध्यान में रखा गया था, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में दोनों ही क्वेश्चन में आपको लिखना है। देखिए, संविधान संबंधित जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा थी। मतलब संविधान कैसे बनेगा, है ना, एक दर्पण था, ये फ्रेमवर्क सुझाया गया था, ठीक है। इसका कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा, क्रियाकलाप कैसे आगे बढ़ेगा, सारा कुछ इसी में सुझाया गया था, ठीक है। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया, विश्वास दिया गया कि सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, है ना। अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, दमित जो लोग हैं, उनके लिए रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। ये सब बात किस में कही गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है। उसके बाद पृथक निर्वाचिका वाला भाई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग 8 नंबर के लिए भी और 3 नंबर में भी मतलब किसी एक लीडर के बारे में पूछ सकते हैं कि किस व्यक्ति ने पृथक निर्वाचिका के बारे में क्या कहा था, ठीक है। तो पृथक निर्वाचिका का की जो समस्या संविधान सभा के सामने एक बहुत ही जटिल समस्या थी। इस पर हुए वाद विवाद की चर्चा कीजिए। मतलब पृथक निर्वाचिका को लेकर जो भी वाद विवाद हुए थे उसके बारे में हमारे को बताना है। तो ठीक, सबसे पहले हम पृथक निर्वाचिका को समझ लेते हैं। पृथक निर्वाचिका से अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्र से है जहां केवल किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति ही चुना जा सकता है। इसको मतलब इस व्यवस्था को सबसे पहले 1909 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए की थी। संविधान निर्माण के दौरान इस पर बहुत सारी बहस हुई थी, ठीक है। मतलब पृथक निर्वाचिका में क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष समुदाय का लीडर ही चुना जाता है ना। एक विशेष धर्म का हो सकता है वो व्यक्ति, उसी को चुना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पृथक निर्वाचिका। मतलब अलग अलग, जैसे कि अलग अलग समुदाय अलग अलग लीडर्स को चुन लेते हैं। मान लो हिंदू धर्म के लोग हैं, अपने अलग नेता चुन लेंगे किसी एक क्षेत्र में, इस्लाम धर्म को मानने वाले अलग नेता चुन लेंगे। तो ये हो गया पृथक निर्वाचिका। अब इसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क वितर्क चले उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने के पक्ष में एक मतलब भाषण उन्होंने दिया था, ठीक है। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक हर जगह है, हम चाहकर भी उनको अपने से अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना होगा, एक ऐसी राजनीतिक ढांचा बनाना होगा जहाँ पे अल्पसंख्यक औरों के साथ सद्भाव के साथ मिलजुल कर बिना मतभेद के रह सके, है ना। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों को एक सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। बहादुर का मानना था कि मुसलमानों के हितों और को गैर मुसलमान पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं, है ना। मतलब मुसलमानों की भलाई की बात ना मुस्लिम ही कर सकता है, कोई हिंदू नेता या कोई दूसरे समुदाय का नेता नहीं कर सकता है। इसीलिए पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए। ऐसी बात कौन करे, बी पोकर बहादुर। अलग से बी पोकर बहादुर के बारे में 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, और सबके बारे में आएगा तो भाई 8 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, जब सबके बारे में आप बताओगे। अब जब बी पोकर बहादुर ने ये बात कही पृथक निर्वाचिका को लेकर, तो भाई जोरदार गर्मा गर्म बहस चला, ठीक है। कुछ नेताओं ने बोला कि भाई ये आत्मघाती मांग है, कुछ ने कुछ कहा, ठीक है। उनका मतलब जो इनका विरोध करते हैं पृथक निर्वाचिका का, उनमें से कुछ ने बोला कि उनका मानना था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने की एक चाल थी अंग्रेजों की, है ना। आरबी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पे अपना खेल खेला, इस आड़ में उन्होंने क्या किया, तुम्हारे को बहला लिया, फुसला लिया। अब तुम्हारे को कोई भी बहलाने फुसलाने वाला नहीं है, तुम फौरन इस मांग को छोड़ दो, ठीक है। ये बात कौन कह रहे, आरबी धुलेकर कह रहे, ठीक है। इसी तरीके से
विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भी भड़क उठे थे। उनको लगता था कि ये व्यवस्था गृह युद्ध को बढ़ावा देगी, हिंसा को बढ़ावा देगी, है ना। सरदार पटेल ने कहा कि एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुकी है। ठीक है, क्या कह रहे पृथक निर्वाचिका के बारे में कि एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुकी है। उनके अनुसार ऐसी मांग जिससे कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को भिड़ा दिया। इस मांग ने क्या किया, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े करवा दिए, रक्तपात को जन्म दिया, देश के विभाजन का कारण बना। ठीक है, पटेल ने कहा क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? यदि चाहते हो तो इस मांग को फौरन छोड़ दो। ठीक है, इसी तरीके की बात गोविंद वल्लभ पंत ने भी कही कि भाई ये पृथक निर्वाचिका एक ऐसा मांग है जो कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। अल्पसंख्यक एक समुदाय से कट के अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बेगम एजाज रसूल ने भी यही बात कही कि भाई ये अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या है, खतरनाक है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या पहुँचे? निष्कर्ष के तौर पे हम पहुँचे कि 1949 तक संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का जो प्रस्ताव है वो अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध है, वो अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है ना। मुसलमानों को क्या करना चाहिए भाई? उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उन्हें एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते थे। उसके बाद है एनजी रंगा। एनजी रंगा ने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या किस आधार पे की? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जो हमारे किसान आंदोलन के नेता थे, समाजवादी विचार वाले नेता थे एनजी रंगा, उन्होंने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या ना आर्थिक स्तर के आधार पर की जानी चाहिए। आर्थिक आधार पर अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या होनी चाहिए। उनके अनुसार असली अल्पसंख्यक दबे कुचले और गरीब लोग हैं। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन उसकी सीमा भी उन्होंने निश्चित कर दिया, सीमा भी बता दिया कि भाई कोई भी कानून बना लो, लेकिन हम लोगों को जब तक उनके रोजगार का अधिकार ना दिला दे, है ना, उनको हम गरीबी से आज़ादी ना दिला दे, है ना, तब तक लोगों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता संबंधित अधिकार नहीं होगा। तो ये अधिकार बनाने के ऐसे प्रावधान करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं कि भाई हम लोगों को मतलब उन्हें गरीब लोगों के बारे में कह रहे हैं, दबे कुचले लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। ठीक है, ऐसी बात वो कह रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम केंद्र और राज्य सरकार और एक भाषा वाला जो टॉपिक है, उस दो टॉपिक को कर लेते हैं। आपका ये जो वीडियो है, सिलेबस है, सारा कुछ हो जाने वाला है, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा भाई। मैप भी हो चुका है, सारा कुछ हो ही चुका है लगभग, है ना। तो देखिए, भारतीय संविधान किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा ने केंद्र की शक्तियों का संरक्षण किस प्रकार किया, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है उसी को समझना है अपने को। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के विचार की बात करेंगे। ये एक शक्तिशाली केंद्र चाहते थे। उनका मानना ये था कि शक्तिशाली केंद्र होगा वही देश में शांति की स्थापना कर सकता है, सरकार चला सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, देश के लिए आवाज़ उठा सकता है। इसीलिए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो राज्य सरकारों के जो सपोर्टर थे वो थे आपके मद्रास के ही से संतनम। ठीक है, वो कहते हैं कि शक्तियों का ना पुनः वितरण होना चाहिए। मतलब वो राज्य को ना ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उनका मानना ये था कि सारी शक्तियाँ केंद्र को सौंप देने से केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा। ये गलतफहमी है, क्योंकि केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति होने का मतलब है कि ज़्यादा काम है। ज़्यादा काम यानी कि काम का बोझ होने की वजह से वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। अगर हम केंद्र सरकार से कार्यों को लेकर राज्य सरकार को सौंप देंगे तो इससे केंद्र और ज़्यादा मतलब काम करने में अपना कम काम होगा तो ज़्यादा अच्छी जिम्मेदारी निभाएगा। अब आपको पता है कि हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। केंद्र सूची, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकार बनाती है। ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब खनिज पदार्थ है, प्रमुख उद्योग है, उस पर केंद्र का नियंत्रण है। अनुच्छेद 356 लगता है और इसके माध्यम से
गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले लेती है। तो इससे पता चलता है कि भाई केंद्र और राज्य सरकार कमज़ोर है। संविधान सभा में राजकोषीय संघवाद की एक जटिल व्यवस्था की गई है। संघवाद, राष्ट्रीय राजकोषीय संघवाद मतलब कि किस तरीके से टैक्स किसके पास कितना होगा, किसके पास ज़्यादा टैक्स के साधन होंगे, किसके पास कम टैक्स के साधन होंगे, इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सीमा शुल्क और कंपनी कर आदि जो से होने वाले जो भी आय है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है ना। सीमा शुल्क जो होता है आपका और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके जो टैक्स मिलते हैं वो केंद्र सरकार को पास जाते हैं। कुछ अन्य मामले जैसे कि आयकर, आबादकारी शुल्क हो गया है ना, तो इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके इसमें बढ़ जाता है, दोनों सरकारों के बीच में बढ़ता है। इसके अलावा शराब हो गया आपका, ठीक है, संपत्ति, ज़मीन से जुड़े जो कर है, संपत्ति कर है, बिक्री कर है, बोतल बंद शराब बोतल पे जो भी कर वसूला जाता है उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। शक्तिशाली केंद्र सरकार में अंबेडकर जी भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। संतनम ने और ज़्यादा कुछ बातें भी बताई थी कि उनका मानना ये था कि भाई केंद्र सरकार के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ है और राजस्व का जो ये वितरण है ना, इससे क्या है कि राज्य सरकार पंगु हो गया है, मतलब राज्य सरकार को पंगु बना दिया है। राज्य सरकार के पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। अब इनकम का सोर्स ना होने की वजह से भाई उसको ना अपने सरकार अपने लोगों के लिए जब कोई काम करना होता है तो केंद्र के पास जाके हाथ फैलाना होता है, पैसे मांगने पड़ते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम बात कर लेते भाषा वाला जो आपका मुद्दा रहा था। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए किस प्रकार का रास्ता निकाला, स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है वैसे। तो संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीने तक वाद विवाद हुआ था, काफ़ी ज़्यादा तनातनी रही थी। आरंभ में कांग्रेस तथा महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। ठीक है, यह भाषा जो थी वो आपको मालूम है हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हुई थी। ठीक है, और भारत के ज़्यादातर लोग इसी भाषा को बोलते थे। 19वीं सदी के अंत में यह भाषा धर्म के साथ जुड़ गई थी, 19वीं सदी के अंत में। फिर भी महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी का इसी भाषा से ज़्यादा लगाव था। संविधान सभा के एक आरंभिक सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेस सदस्य आरवी धुलेकर ने इस बात के लिए जोरदार अपील की थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। जब किसी ने कहा कि सभा में बैठे सभी सदस्यों को हिंदी नहीं आती, धुलेकर ने पलटकर पता है क्या जवाब दिया कि इस सदन में जिनको भी जो भी संविधान सभा भारतीय संविधान को रचने के लिए आए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे संविधान सभा में, और उनको हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा नहीं आती, उनको मतलब हिंदुस्तानी भाषा नहीं आती है, तो उनको इस संविधान सभा को छोड़ के चले जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, और ज़्यादा हंगामा शुरू हो गया। ठीक है, तो ये रही। अंत में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप करके विवाद को शांत किया। 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के प्रश्न पर धुलेकर ने फिर से तूफान खड़ा कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया उन्होंने संविधान सभा में। तब तक क्या थी कि ये भाषा समिति ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया था। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न पर क्या किया, हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच में जो भी तनाव हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था, है ना। इस फार्मूले में क्या बात कही गई थी कि हम भाई जो देवनागरी लिपि में लिखी गई जो हिंदी भाषा है ना, उसको हम राजकीय भाषा बनाएंगे। कौन सी भाषा, राजकीय भाषा। समिति ने यह कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यह कहा कि 15 साल तक सरकारी कामों में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे और प्रांत को अपने काम के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा, यानी कि हर एक राज्य को ना अपने सरकारी कामकाज के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार भी होगा। ठीक है, संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की जो भावनाएं थी उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया था। धुलेकर भाई ऐसे किसी बीच बचाव वाले समाधान से संतुष्ट नहीं होने वाले थे, उनको तो भाई हिंदी को ही राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए था उनके लिए। ठीक है, धुलेकर के बाद मद्रास के सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना है कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं के जरिए खोदने का काम है, मतलब कि हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रांतीय भाषा को दबाया जा रहा है। फिर भी दुर्गाबाई ने हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार करते हुए कर चुकी थी, परंतु अब
उस भाषा को बदला जा रहा था, है ना। उसमें से उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को निकाला जा रहा था। दुर्गाबाई का मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेश और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय उत्पन्न हो सकता है। मतलब कि हिंदी भाषा में, मतलब जो हिंदुस्तानी भाषा थी ना, उसमें बहुत बदलाव हो रहा था। उसमें से उर्दू और जो भी छोटे मोटे क्षेत्रीय भाषाएं जो शब्द थी उसको अलग किया जा रहा था, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने वाली थी, समझने लायक भी नहीं है, ठीक है। ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट बन चुके हैं, लगभग 8-9 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। अगर आपका आता है 8 नंबर का क्वेश्चन तो 10-12 पॉइंट भी बना सकते हैं, बनाने को बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर, जो फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, तीनों ही बुक से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। कुछ भी करवाने लायक अब बचा नहीं है भाई। सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा दिया हूँ, सभी चैप्टर के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा दिया हूँ, पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करा दिया हूँ, मैप करवा दिया हूँ। क्या चाहिए और, सब कुछ हो गया है। बस मेरे को चाहिए कि भाई आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 4 डालो सही से, बिल्कुल, ठीक है। मतलब मचा डालो भाई, मज़ा आ जाए बिल्कुल तुम्हारे स्कोर देख के, तभी मज़ा आएगा मेरे को, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।